अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रेडियो वेव्स एंड गामा वेव्स। अच्छा, वही निमोनिक अपना गड्डी एक्स यू वी इन माई रेंज, तो गामा रेज गड्डी एक्स मतलब एक्स रेज गड्डी एक्स यू वी अल्ट्रावायलेट, वी से विजिबल रेंज, एक्स यू वी इन मतलब इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स इन माई रेंज रेडियो वेव्स। और यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हो रहा था, लैम्डा इंक्रीज हो रहा था, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही थी, एनर्जी डिक्रीज हो रही थी। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन, द एनर्जी ऑफ गामा रेज इज लेसर देन दैट ऑफ रेडियो वेव्स। क्या गामा रेज की एनर्जी रेडियो वेव्स से कम है क्या? यहां से यहां जाने पे एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो रेडियो वेव्स की कम है गामा से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ए ऑप्शन इज रॉन्ग। बी ऑप्शन देखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो वेव इज हायर देन दैट ऑफ गामा रेज। क्या रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी गामा रेज से ज्यादा है? नहीं है, गामा की ज्यादा है, तो बी गलत है। अब सी वाला, द रेडियो वेव्स एंड गामा वेव्स हैव द सेम एनर्जी, ये भी एकदम गलत है, तो डी ऑप्शन सही होगा। द एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स इज लेसर देन दैट ऑफ द गामा रेज, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, the amplitude of the magnetic field of a plane magnetic wave propagating along x-axis in vacuum is। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है बी नॉट दे रखा है हमें 510 नैनो टेस्ला के कैप। नैनो मतलब 10 to the power -9, तो 510 इंटू 10 to the power 9 माइनस नहीं सॉरी 9 नहीं -9 ही तो होता है ना नैनो मतलब, हाँ -9 के कैप। ठीक है, टेस्ला भी लिख सकते हैं। इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज, यानी कि ओमेगा दे रखा है हमें 60 इंटू 10 to the power 6 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन लिखना है, तो कैसे लिखे बताओ? हाँ वेरी गुड, तो उससे हमें ई नॉट मिल जाएगा, C इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन बी नॉट। इससे ई नॉट मिल जाएगा, कांस्टेंट मिल जाएगा। ई नॉट इज इक्वल्स टू C इंटू बी नॉट, तो C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 to the power 8 इंटू बी नॉट हो गया 510 इंटू 10 to the power -9। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3 0 0 3 1 3 3 5 15 इंटू 10 to the power -9 और 8 हो गया -1। ठीक है, तो ये हो गया, इससे ये काट दो तो 153, ये ई नॉट की वैल्यू है ना। अब देखो अगर मुझे इक्वेशन लिखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इस फॉर्म में इक्वेशन रहती है। ओमेगा तो हमको पता है, के नहीं पता, तो के और ओमेगा के बीच में क्या रिलेशन होता है, के इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन सी, इसको याद रखना है। ठीक है, ओमेगा कितना है 60 इंटू 10 to the power 6 अपॉन सी कितना है 3 इंटू 10 to the power 8, तो इससे कट गया 20 इक्वल्स टू 20 इंटू, इन दो से ये कट गया तो ये आ गया अपॉन में 10 to the power 2 आ गया ना, तो 20 इंटू 10 to the power -2, ये आ गया हमारे पास के की वैल्यू, जो हम इसमें पुट कर देते हैं। आंसर की में यही लिखा हुआ है, 153 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर कट भी कर दिया तो कोई प्रॉब्लम। 153 साइन ओमेगा, इसको पुट करेंगे 60 इंटू 10 to the power 60 माइनस के, इसको पुट करेंगे 20 इंटू 10 to the power -2x। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, ये आंसर है। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, ये डायग्राम इन्होंने दे रखा है। yes. ओ दीदी ये हमने कर रखा है, इसमें ए ऑप्शन आएगा दीदी, यो यो कर रखा है हमने। The given diagram exhibits the relationship between wavelength of an electromagnetic wave and the energy of photon associated with them. The 3 points PQR marked on the diagram may correspond respectively to। अब देखो इन्होंने ऑप्शन में दिया एक्स रेज, माइक्रोवेव्स और यूवी रेज, तो पी पॉइंट जो है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, पी की एनर्जी मैक्सिमम है, यानी कि ये गामा या एक्सरे में से ही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं की तो एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, यहाँ से यहाँ जाने पे एनर्जी डिक्रीज होती है, तो ये एक्सरे होना चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो पी होना चाहिए एक्स रेज। ठीक है,
क्यू पॉइंट देखो इसकी मिनिमम एनर्जी है, तो मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम वेवलेंथ यहां पर आएगा। तो गड्डी XUV इन माय रेंज, यानी कि माय रेंज है ना, तो माइक्रो होना चाहिए क्योंकि रेडियो वेव्स ऑप्शन में नहीं है, तो माइक्रोवेव्स होना चाहिए क्यू वाला, माइक्रो। और बीच वाला कौन सा ऑप्शन हो सकता है? यूवी रेडिएशन। तो एक्सरे, माइक्रोवेव, यूवी रे, ए ऑप्शन हो गया। इन द 4 regions, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर डिस्क्राइब्ड एज, ये 3 रीजन है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। द डिस्प्लेसमेंट करंट विल एग्जिस्ट इन द रीजन, कौन से रीजन में डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करेगा? अच्छा एक है ना, फॉर्मूला लिख लेना डिस्प्लेसमेंट करंट का, I इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट d∅e अपॉन dt, ये भी फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट करंट का, तो इसको भी लिख लेना, ऐड कर लेना, डिस्प्लेसमेंट करंट का। हाँ, अब इसका रीजन भी मैं समझा देती हूँ क्यों। फर्स्ट रीजन में क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये x यानी कि डिस्टेंस और टाइम दोनों पे डिपेंड कर रही है। अगर तुम इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो तो डिस्प्लेसमेंट करंट टाइम पे डिपेंड करना चाहिए, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है। इसमें तो कांस्टेंट ही हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इसमें तो कांस्टेंट ही हो गई, इसमें तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रही इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है पर टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। और इसमें भी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है पर टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो वही डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगा जहां पर टाइम के साथ डिपेंडेंसी होगी। तो फर्स्ट रीजन आंसर हो जाएगा ए फर्स्ट। क्वेश्चन 5th, the wavelength of the electromagnetic wave is often correlated with the characteristic size of the system that radiates. Give 2 example to justify this statement. अब देखो स्टेटमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। वेवलेंथ देखो, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेवलेंथ है ना, वो जो सिस्टम उसको रेडिएट कर रहा है उसके साइज पे डिपेंड कर रही है। अब इससे क्या मतलब है, मैं एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ 2 तरह की वेव्स का, एक्स रेस और गामा रेस का। गामा रेस, अगर तुमको याद हो तो गामा रेस के लिए मैंने बताया था कि कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है ना, वो ब्रेक होता है। अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या होता है? हैवी होता है, तो वो ब्रेक होएगा क्योंकि अनस्टेबल है, हैवी है, आपस में बहुत ज्यादा रिपल्शन हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रॉन्स के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन हो रहा है, तो ये ब्रेक होता है और ब्रेक होके गामा रेस बनाता है ना। तो ये किस वजह से हो रहा है? गामा रेस का प्रोडक्शन किस वजह से हो रहा है? न्यूक्लियर ट्रांजिशन की वजह से। न्यूक्लियर ट्रांजिशन मतलब न्यूक्लियर फिजन बोल सकते हैं, न्यूक्लियर ट्रांजिशन या फिर न्यूक्लियर फिजन भी बोल सकते हैं। तो गामा रेस किससे रेडिएट हो रहे हैं? किससे रेडिएट हो रहे हैं? न्यूक्लियर ट्रांजिशन या फिर न्यूक्लियर फिजन से। और एक्स रेस कैसे रेडिएट होते हैं? कोई एक इलेक्ट्रॉन है, वो अपनी ओरिजिनल एनर्जी लेवल से एक्साइट हो गया और जब वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आता है तो एक्स रेस को रिलीज करता है, एक्स रेस को प्रोड्यूस करता है। तो इनका प्रोडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से। ये कैसे प्रोड्यूस या फिर रेडिएट हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से। और दोनों में से किसकी वेवलेंथ ज्यादा है? इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ एक्सरे की ज्यादा है वेवलेंथ देन गामा रेस। इसकी वेवलेंथ का ऑर्डर शायद 10 to the power -8 to 10 to the power -12 या 13 मीटर के आसपास होती है, और गामा रेस की 10 to the power -14 मीटर के आसपास होती है। तो इन दोनों का सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जहां से ये रेडिएट हो रहे हैं वो अलग है ना। अब ये जहां से रेडिएट हो रहे हैं, ये रेडिएट हो रहा है एटम से, एटम के बाहर ही तो है, एटम में ही तो इलेक्ट्रॉन है, और ये प्रोड्यूस हो रहा है न्यूक्लियस से। तो इसका सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इसका सिस्टम जहां से ये प्रोड्यूस हो रही है वो बड़ा है, लार्ज है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये न्यूक्लियस से प्रोड्यूस हो रहा है। तो न्यूक्लियस का साइज छोटा है, ये एटम से प्रोड्यूस हो रहा है, एटम का साइज बड़ा है। साइज ऑफ सिस्टम बड़ा है इसमें, और इसमें साइज ऑफ सिस्टम छोटा है, स्मॉल है। तो इन्होंने स्टेटमेंट तो यही बोल रखा है कि वेवलेंथ जो होती है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं वो सिस्टम, उस सिस्टम की साइज जो कि उसको प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इसमें सिस्टम का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू दिस, और वेवलेंथ भी इसमें बड़ी है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है,
तो बस वही है। तो इसके एग्जाम्पल में हम लिख देंगे कि एक्स रेज एंड गामा रेज, इनका एग्जाम्पल देखें कि एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड दे हैव हायर वेवलेंथ एज कंपेयर टू गामा रेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर ट्रांजिशन। ठीक है, इसकी वेवलेंथ है ना क्या है, ज़्यादा है, और इसकी वेवलेंथ क्या है, कम है। और इसका जो प्रोडक्शन है ना कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होता है, तो एटम का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर ट्रांजिशन यानी कि न्यूक्लियस से। ठीक है, तो हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं ना, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है वो बड़े एटम्स, बड़े साइज के मटेरियल से रेडिएट हो रहा है, और जिसका वेवलेंथ कम है वो छोटे साइज के मटेरियल से रिलेट हो रहा है ना, रेडिएट हो रहा है। तो ये कोरिलेट हो गए ना वेवलेंथ और साइज ऑफ क्या था, सिस्टम। ठीक है, इस तरह से ये है अर्थ का सरफेस। क्वेश्चन पढ़ो, फर्स्ट बी का फर्स्ट, लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट यूज शॉर्ट वेव बैंड्स वाई। यानी कि अगर मुझे बहुत लंबे डिस्टेंस पर ब्रॉडकास्ट करवाना है ना, रेडियो है हमारे पास है ना, मैं चाह रही हूँ पूरे अर्थ पे, मतलब सारे देशों में, पूरे इंडिया में, हर जगह पर क्या जाए, वो रेडियो वेव्स के सिग्नल्स जाएं। ठीक है, तो लॉन्ग ब्रॉडकास्ट हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, शॉर्ट वेव बैंड्स, यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ की वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज करनी पड़ेगी। क्यों, वाई, कैसे बता सकते हैं, क्योंकि जो लॉन्गर वेवलेंथ्स वाली रेडिएशंस होती है ना, अब देखो अर्थ का सरफेस क्या होता है, कर्व्ड होता है। अगर हम बहुत लंबे एरिया तक देखें, क्योंकि मुझे लार्ज एरिया पे ब्रॉडकास्ट करवाना है, तो लंबे एरिया पे हम देखेंगे तो अर्थ का सरफेस थोड़ा सा कर्व होगा। ठीक है, और अगर मैंने माना यहाँ से सिग्नल्स निकल रहे हैं रेडियो वेव्स के लिए, ये क्या है, सिग्नल्स निकल रहे हैं, इधर से सिग्नल्स निकल रहे हैं, रेडिएट हो रहे हैं, और यहाँ से सिग्नल्स रिसीव होंगे। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेयर वाली रीजन है ना, इस एटमॉस्फेरिक रीजन के दो प्रॉब्लम्स है। एक प्रॉब्लम तो ये है कि ये हायर वेवलेंथ वाली एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ना काफी कर्व्ड सरफेस होगा, कर्व्ड सरफेस नहीं है, और रेडियो वेव स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, तो कर्व्ड सरफेस की वजह से ये रिसीवर तक पहुंच ही नहीं पाती। तो हम यूज करते हैं आयनोस्फेयर का। आयनोस्फेयर में हम इन सिग्नल्स को भेजते हैं। तो जैसे ही ये आयनोस्फेयर में शॉर्ट वेव्स वाली वेवलेंथ जाती है, शॉर्ट वेवलेंथ वाली वेव्स होती है हाईली एनर्जेटिक, तो वो पूरे आयनोस्फेयर तक पहुंच जाती है। एनर्जी क्या होती है इनकी, ज्यादा होती है, वेवलेंथ होती है छोटी। हाई एनर्जेटिक शॉर्ट वेवलेंथ वाली जो रेडिएशंस हैं वो जब आयनोस्फेयर में जाती है तो ड्यू टू देयर हाई एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और रिसीवर तक पहुंच जाती है। ठीक है, इसलिए हम इनको क्या यूज करते हैं, शॉर्टर वेव वाली बैंड्स यूज करते हैं। आया समझ में? वापस बताऊं, अर्थ का सरफेस क्या होता है, कर्व्ड होता है, तो इसके जस्ट ऊपर वाली जो लेयर है ना, एटमॉस्फेरिक लेयर, वो भी कर्व्ड होगी, तो सही तरीके से रिसीवर तक रेडिएशन पहुंच ही नहीं पाएगी। रेडियो वेव्स हम पहुंचाना चाह रहे हैं तो हम यूज करते हैं आयनोस्फेयर का। आयनोस्फेयर में क्या होता है, ये शॉर्टर वेवलेंथ वाली वेवलेंथ जाती है, इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, हाई एनर्जी की वजह से यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, और रिफ्लेक्ट बैक होकर रिसीवर पे पहुंच जाती है। ठीक है, शॉर्टर, दीदी हाँ, देखो 2 से 3.5 एंड हायर एनर्जेटिक, हाईली हायर एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल्स इन आइनोस्फेयर। ये आंसर लिख देना। क्वेश्चन नंबर 5 के बी का सेकंड, optical and radio telescopes are built on ground but x-ray astronomy is possible only from satellite orbiting the earth. Why? देखो क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि जितने भी ऑप्टिकल और रेडियो टेलीस्कोप्स हैं इनको हम ग्राउंड पे बनाते हैं, ग्राउंड पे, जबकि जो एक्सरे एस्ट्रोनॉमी वाले सैटेलाइट्स होते हैं ये अर्थ के बाहर ऑर्बिट कर रहे होते हैं, है ना, मतलब कि ऑर्बिटिंग आउटसाइड अर्थ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये, हाँ, क्योंकि जो, अरे मैं समझा रही हूँ, अब देखो, क्योंकि जो अर्थ के बाहर ऑर्बिटिंग करने वाले एक्सरे एस्ट्रोनॉमी, हाँ, एक्सरेज हैं,
एक्सरेज हमारे एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब हो जाती है। इसका रीजन क्या है? एक्सरे एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए हम ग्राउंड के ऊपर इनको नहीं रख सकते, इसलिए हम इनको मतलब अर्थ से बाहर भेजते हैं, ठीक है। तो एक्सरेज रीजन क्या हो गया? एक्सरेज आर एब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेयर। क्यों एब्जॉर्ब हो जाते हैं एटमॉस्फेयर से? क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा होती है और वेवलेंथ कम, ड्यू टू लो वेवलेंथ या शॉर्ट वेवलेंथ ऐसा लिख देना। और ग्राउंड पे हम क्या बोल रहे हैं? ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप्स। ऑप्टिकल मतलब विजिबल रीजन वाले से रिलेटेड। कोई भी जब भी ऑप्टिकल वर्ड आ जाता है ना, इसका मतलब है विजिबल रीजन है, विजिबल रीजन VR। एंड रेडियो टेलीस्कोप एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट कर लेते हैं, है ना, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब नहीं होते, एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट कर लेते हैं, इसलिए इनको ग्राउंड में बनाया जाता है क्योंकि एटमॉस्फेयर का कोई इंटरफेरेंस नहीं आ रहा है। तो पेनिट्रेट्स एटमॉस्फेयर ड्यू टू हाई वेवलेंथ, ठीक है। इसकी फोटो खींच लो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। PhD से ज्यादा फिजिक्स। In the process of charging of a capacitor, the current produced between the plates of the capacitor is, ये तो अभी बताया, displacement current is equals to epsilon naught d phi e by dt। बस C ऑप्शन आंसर, इजी।